India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। स्टेट बैंक को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का दिया आदेश। चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक के अंतरिम आदेश जारी करने से किया मना। कहा, आमतौर पर हम किसी कानून पर नहीं लगाते हैं रोक। अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय। सुप्रीम कोर्ट ने नीट MDS 2024 परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार। इंटर्नशिप कट ऑफ तारीख 30 जून तक बढ़ाई। कोर्ट ने कहा, लगभग 28,000 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वालका मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को एकांतवास से दी राहत। कहा, दिन में 8 घंटे तक न रखे एकांतवास में। खतरे की आशंका को देखते हुए रात को ही एकांत में रखे। India Legal presents Courts Roundup. चुनावी बॉन्ड मामले पर चुनाव आयोग के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आवेदन में 2 मौकों पर सीलबंद बक्सों में कोर्ट को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड के दस्तावेजों को वापस करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है, लिहाजा हमें वो खुलासे के लिए चाहिए और इस पर कोर्ट ने कहा है कि बॉन्ड नंबर्स का भी खुलासा किया जाए। कोर्ट ने स्टेट बैंक को डाटा की कॉपी देने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा सीलबंद डाटा की स्कैन कॉपी अपने पास रखे और मूल डेटा कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने पर भारतीय स्टेट बैंक से जवाब मांगा है। ये नंबर जो बॉन्ड के खरीदने वालों और दान मिलने वाली पार्टी की पहचान करने में मदद करता है। अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए क्योंकि इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुगतान की तारीख बतानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अपने आवेदन में चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश के पालन में आयोग द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर दस्तावेजों को अदालत में वापस करने की मांग की। चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी प्रति अपने पास नहीं रखी, इसीलिए उसने आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 18 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस यूनिक नंबर की बात की है वो दरअसल हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकित होता है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग होता है। यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड कहा जाता है। इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदी और किसके लिए खरीदी। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है।
अभी एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को दी है उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। अभी बस इतना पता चला है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा दायर डेटा को शनिवार शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलीकृत किया जाए। एक बार ये पूरा हो जाने पर मूल प्रति भारत निर्वाचन आयोग को लौटाने का निर्देश दिया गया। स्कैन और डिजिटल फाइलों की एक प्रति भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। फिर इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए न केवल इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, बल्कि उसी ने एसबीआई को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इधर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो उधर कल 14 मार्च को एकाएक सरकार ने इसी कानून के जरिए 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा है कि आमतौर पर हम किसी कानून पर रोक नहीं लगाते। पिछले साल अगस्त में मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार एक विधेयक लाई जो अब कानून की शक्ल में है। इस कानून के अमल में आने के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली मौजूदा प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में जगह दे दी गई। इस कानून को चुनौती दी गई है। एक तरफ जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसी कानून के जरिए 2 आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी। मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के उस कानून के तहत नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। बता दें, इसमें प्रधान न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि वे चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने वाले 2023 के कानून पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक नहीं लगा सकता। हालांकि कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक और आवेदन दाखिल करने के लिए कहा है, जिसके बाद 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है, यानी कि अब ये मामला 21 मार्च तक स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि फैसले में आखिरी निर्देश क्या था। इस पर वकील विकास सिंह ने जवाब दिया कि यही लिखा है कि सीजेआई के बदले कोई दूसरा विश्वसनीय व्यक्ति भी हो सकता है। वहीं जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा कि संसद ने कानून बना दिया है, एक अंतरिम आदेश के जरिए हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। जब सुनवाई होगी तो सरकार को भी जवाब देना होगा। वकील विकास सिंह ने कहा कि सरकार ने आज होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले ही नई नियुक्ति कर दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि नए कानून के मुताबिक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गई है। वकील विकास सिंह ने पिछले साल 2 मार्च को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोई व्यवस्था दी है तो उसकी बिना किसी ठोस कारण के उस फैसले की अवहेलना नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाने पर कहा कि इसके लिए अलग से अर्जी दाखिल करिए, उस पर विचार करेंगे। दरअसल एडीआर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर समेत 4 याचिकाएं दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने से सरकार को रोकने की मांग की है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने नीट MTS परीक्षा के लिए इंटर्नशिप कट ऑफ तारीख 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस दलील पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने नीट MTS उम्मीदवारों द्वारा दायर आवेदन बंद किया है, जिसमें 18 मार्च 2024 को होने वाली नीट MTS 2024 को पुनः निर्धारित करने और संशोधित करने के बाद पात्रता के लिए कट ऑफ के विस्तार का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने परीक्षा को निर्धारित तिथि से स्थगित करने का आदेश पारित करने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि लगभग 28,000 छात्र
परीक्षा दे रहे हैं। 21 फरवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में नीट MDS उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच कर रहा है। केंद्र सरकार के इस रुख को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने 21 फरवरी को स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया और जिससे कि उन्हें अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करने की अनुमति मिल गई है। पिछले हफ्ते स्टूडेंट ने याचिका फिर से खोलने के लिए विविध आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि संघ ने कोई फैसला नहीं लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को उस आवेदन पर विचार करते हुए इंटर्नशिप कट ऑफ तिथि बढ़ाने के लिए संघ द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी गई। पीठ को ये भी सूचित किया गया कि परीक्षा 19 मार्च को होगी। संघ ने यह भी कहा कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल 3 दिन के लिए खुला रहेगा और कट ऑफ तिथि बढ़ाने के फैसले के परिणाम स्वरूप 568 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने परीक्षा स्थगित करने के लिए दबाव डाला। कोर्ट ने आदेश में कहा कि न्यायिक पुनर्विचार के मापदंडों पर हमें लगता है कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना अनुचित है। हम वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता या योग्यता में कोई बदलाव अनुचित प्रक्रिया है और ये मूल विज्ञापन के अनुसार चयनित होने की योग्य उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने के समान होगा। बता दें आपको कि जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि किसी नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में निर्धारित योग्यता को बीच में बदलना संभव नहीं है और ऐसी कोई भी कार्रवाई मनमाने ढंग से की जाएगी, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के समान होगा जो विज्ञापन के संदर्भ में पात्र है, लेकिन घोषणा के बाद नियोक्ता द्वारा पात्रता मानदंड में बदलाव के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की उक्त बात पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अनिल किशोर पंडित अपीलकर्ता द्वारा की गई सिविल अपील पर फैसला करते हुए समय आया और साथ ही साथ जिसके बाद डिवीजन बेंच ने कल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए अपीलकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया के मध्य में भर्ती विज्ञापन में शामिल संशोधित पात्रता शर्तों के अनुसार अपीलार्थी की आयु अधिक हो जाने के कारण अमीन के पद पर नियुक्त किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को जेल नियमों के अनुसार दिन के उजाले के दौरान 8 घंटे के एकांत कारावास से बाहर रखा जाए और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया ने पूनावाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि पूनावाला को खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें रात में वापस उनकी कोठरी में बंद किया जाना चाहिए। पूनावाला ने ये तर्क देते हुए अदालत का रुख किया कि सुरक्षा खतरों को से बचाने के लिए और दलील देकर जेल अधिकारी उन्हें दिन में 22 घंटे एकांत कारावास में रख रहे थे और वकील अक्षय भंडारी पूनावाला की ओर से पेश हुए और अदालत को बताया कि भले ही ऐसे अन्य कैदियों को दिन में 8 घंटे के लिए अनलॉक किया गया था, लेकिन पूनावाला को केवल सुबह 1 घंटे के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए ही बाहर जाने दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वे मार्च 2023 से एकांत कारावास में हैं। हालांकि उन्होंने जेल में कोई अपराध नहीं किया और दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संजय लाओ तिहाड़ अधिकारियों की ओर से पेश हुए और कहा कि पूनावाला को खतरे की आशंका के कारण सुरक्षा जेल में रखा जा रहा है। लाओ ने कहा कि पूनावाला हर उस समय हमला किया गया था जब उन्हें फॉरेंसिक लैब ले जाया जा रहा था और ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अदालत ने दलीलों पर विचार किया और दर्ज किया कि चूंकि ये पूनावाला का स्वयं का अनुरोध है कि उसे एकांत कारावास से बाहर जाने दिया जाए, इसलिए उसे दिन में 8 घंटे के लिए ही खुला रखा जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 के बलात्कार के एक मामले में अपने दोष सिद्धि के खिलाफ स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू द्वारा दायर अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया।
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आसाराम की बढ़ती हुई उम्र और वह लगभग 1 दशक से जेल में थी। न्यायमूर्ति एस सुपहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ जेल में सजा निलंबित करने के बाबा के अनुरोध पर सुनवाई कर रही थी। जब उसने बलात्कार के दोषी के खिलाफ उसकी अपील पर सुनवाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया, न्यायमूर्ति सुपहिया ने कहा कि वह 10 साल जेल में काट चुके हैं और 85 साल के हैं। हम सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका के बजाय मुख्य अपील पर ही सुनवाई करेंगे। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा कि मुख्य अपील की सुनवाई या सजा को निलंबित करने की याचिका में समान समय की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम मुख्य अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई करेंगे। अदालत ने ये भी कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों से पहले अपील पर सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेगी, जिसके कागजात हजारों पृष्ठों में हैं। पीठ ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम छुट्टियों के फैसला बदल अपना सके और जनवरी 2023 में गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 में अपने सूरत आश्रम में कई मौकों पर अपनी महिला शिष्य के साथ बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 354 महिला की गरिमा भंग करना और 446 गलत तरीके से बंधक बनाना, 120 क्रिया आपराधिक साजिश और 201 का सबूत नष्ट करने के तहत दोषी ठहराया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को अपनी फैक्ट चेक यूनिट यानी कि अधिसूचित करने की से रोकने के लिए इनकार कर दिया है। बता दें आपको कि आईटी नियम संशोधन 2023 नियम सरकार को फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को फर्जी या गलत या भ्रामक घोषित करने का अधिकार देता है। फिर सोशल मीडिया मध्यस्थ को या तो जानकारी हटानी होगी या जरूरत पड़ने पर अदालत में अपने कार्यों का बचाव करने के लिए तैयार रहना होगा। जस्टिस जे.एस. पटेल और जस्टिस नीला गोखले की पुनर्गठित खंडपीठ ने तीसरे जज जस्टिस चंदूरकर की राय के बाद अंतरिम आदेश सुनाया कि जब वह याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेते तब तक ही अंतरिम राहत के लिए कोई मामला नहीं बनता है। आदेश में कहा गया कि तीसरे न्यायाधीश ने अपनी राय दी, नतीजतन बहुमत का विचार की है कि पिछले बयान संघ द्वारा एफसीयू को सूचित नहीं करने पर रोक लगाने और जारी रखने के अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। 31 जनवरी 2024 को जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले ने आईटी नियमों के संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया, जो सरकार को एफसीयू स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने व्यवसाय के बारे में झूठी, नकली और भ्रामक जानकारी की पहचान करने का अधिकार देता है। जस्टिस पटेल ने कहा कि नियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। वहीं जस्टिस गोखले ने कहा है कि ये नियम अधिकार क्षेत्र से बाहर है, निर्णय सभी पहलुओं पर विभिन्न है और ऐसे में अपने खंडित फैसले में जस्टिस पटेल ने कहा है कि वे नियम को रद्द कर देंगे क्योंकि ये सेंसरशिप का रूप है। और जस्टिस नीला गोखले का फैसला दूसरी ओर जस्टिस गोखले ने नियमों को अधिकारेतर माना है। जस्टिस गोखले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विवादित नियम आलोचनात्मक राय, व्यंग, पैरोडी और आलोचना को शामिल करके इसे असंवैधानिक बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पादक का शुल्क नीति मामले के अंदर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर्स से समझते हैं कि सुधारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। मान लीजिए आपका केस डिसमिस हो जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट, तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी बची है? क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब है कोर्ट को रिक्वेस्ट करना कि उसके दिए गए डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू करा जा सके अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन इंप्लीमेंट हुआ था इन 2002। However, its acceptance is rare and require demonstrating a miscarriage of justice. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की है अगेंस्ट एन अपेक्स ऑर्डर इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। A bench of Supreme Court comprises of Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice Sanjeev Khanna,
Justice S.V.N. Bhatti, Justice B.R. Gawai declined an open hearing and held that no grounds of review has been made out. इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.